जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आपको कितना आ रहा है? आपने कितना क्वेश्चन को याद किया है? आपने किस तरह से टॉपिक को क्लियर किया है? उन सभी को जांचने का मौका आ गया है। इसीलिए एग्ज़ाम से पहले आप सभी के लिए लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का सीरीज लाया हूँ। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके अंदर कितना काबिलियत है, आपने कितना सीखा है, आपने कितना जाना है, किस तरह से टॉपिक को क्लियर किया है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपने सही कर देते हैं तो इसका अर्थ है कि आपने अच्छी तरह से पढ़ाई किया हुआ है। अगर मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो रहा है या मिनिमम गलत हो रहा है तो इससे आइडिया लगेगा कि आपको कितना आ रहा है, कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, इस सीरीज को पूरा अंत तक देखते रहिए। एक एक करके आपको एक आइडिया लगते जाएगा और आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। जो चीज़ नहीं आता है वो भी अपने अंदर जानने का मौका मिलेगा कि किस पर आपको मेहनत करना चाहिए। आज से मॉडर्न इंडिया का फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और यह तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट का वीडियो बना चुके हैं और आज 108 से लेकर 171 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है और यह सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इग्नोर किया तो इसका अर्थ है कि आप बहुतों से पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न आने वाले हैं और आगे ऐसे प्रश्न आते ही रहेंगे। तो इसलिए आपको नहीं आ रहा है तो याद करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि सुमेलित कीजिए घटना और तिथि। एक तरफ घटना दिया हुआ है, दूसरी तरफ तिथि दिया हुआ है। घटना को तिथि के साथ सुमेलित करना है कि कौन सी घटना किस तिथि को हुई थी। पहला है कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार। तो यह हुआ था 15 से 20 जून 1756 ईस्वी को। काल कोठरी की त्रासदी 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ए होगा। अगला प्रश्न है बंगाल के नवाब मीर जाफ़र ने कठपुतली मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सावत जंग यानी युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र को पहचान करें। तो इसका आंसर होगा 24 परगना। और 24 परगना कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप न हो। इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। यह किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को ख़त्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मीर कासिम। अगला प्रश्न है क्लाइव एवं मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसमें कह रहा है कि इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है शाह आलम द्वितीय को करा व इलाहाबाद के ज़िले दिए गए।
दूसरा कथन है कंपनी को 26 लाख रुपये सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से मिली। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार एवं अंग्रेज़ों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। तो यह सभी कथन सही हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर डी। अगला प्रश्न है इलाहाबाद की द्वितीय संधि यानी 16 अगस्त 1765 को हुई थी, किन के बीच हुई थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शुजा-उद-दौला एवं क्लाइव के बीच। इलाहाबाद की द्वितीय संधि शुजा-उद-दौला एवं क्लाइव के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी थी? कर्नल क्लाइव गधा या सियार की संज्ञा किसे दी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मीर जाफर को। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लिखित किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुबारक-उद-दौला आंसर डी। अगला प्रश्न है कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब भी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मीर जाफर के लिए। अगला प्रश्न है यानी क्वेश्चन नंबर 118, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हैदर अली। यह सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। आप किस प्रश्न में खुश होते हैं और किस प्रश्न में नाराज़ होते हैं या कौन से प्रश्न अच्छा लगता है, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। किस टाइप के प्रश्न आते हैं उस टाइप से आपको मेहनत करना पड़ेगा, उस तरह से आपको मेहनत करना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ना कि हौले हौले क्वेश्चन 10-20 याद हो गए और उसी में उछल कूद रहे हैं, तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, जैसे तैसे कैसे भी आपको क्लियर करना ही होगा। तो इसलिए इस टाइप के प्रश्न और यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और उसके बाद नीचे में कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं कि क्यों डिसलाइक किया है, क्यों अच्छा नहीं लगा। और समय बर्बाद मत कीजिए। यहाँ भी अगर लग रहा है कि आपको यहाँ से सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, ये प्रश्न सही नहीं है, तो जा सकते हैं जहाँ आपको मिल रहा है अच्छा कंटेंट, वहाँ जाइए, वहाँ से पढ़िए, सीखिए, समझिए। समय को व्यर्थ नहीं कीजिए, यह समय फिर दोबारा नहीं आने वाला है। इसलिए यहाँ आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पढ़ने की कोशिश कीजिए, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेज़ों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हैदर अली। पहले खुद से ट्राई कीजिए कि आंसर सही होता है कि नहीं होता है, उसके बाद देखिए। अगर लग रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहले से नहीं देखिए, एक बार वीडियो को पहले देख लीजिए कौन कौन सा आंसर सही है, दूसरे बार फिर वीडियो को देखिएगा तो आप को आइडिया आ जाएगा, याद कुछ होगा कि नहीं इस प्रश्न का आंसर ये था। इसलिए 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपने टॉपिक क्लियर भी नहीं किया है फिर भी आपको इस तरह से आप देखिएगा तो फ़ायदा निश्चित रूप से हो सकती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। युद्ध और संधि सुमेलित करना है। युद्ध, एक तरफ युद्ध दिया है और दूसरी तरफ संधि हुआ है उसी युद्ध के दौरान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच, और उसमें मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल युद्ध 1780 से 84 के बीच हुई थी और मंगलोर की संधि से यह समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92 के बीच हुआ था और श्रीरंगपट्टनम के द्वारा यह संधि समाप्त हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
सुमेलित करना है, ये भी एक तरफ युद्ध है और दूसरी तरफ है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इस प्रश्न का होगा जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकुट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेज़ों के मध्य मंगलौर की संधि जो कि 1784 ईस्वी में हुई, इस संधि पर अंग्रेज़ों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड मैकेरिने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, ये गलत हुआ। यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत 4 कथन दिए हुए हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से या कौन सा कथन सही है या कथन सही है। तो इसका जवाब होगा 1, 2 और 4 नंबर का कथन सही है। तो क्या है कथन, टीपू को अपना आधा राज अंग्रेज़ों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेज़ों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क किया था। फ्रांस, अरब, अफ़गानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की, इन सभी देशों के साथ संपर्क किया था। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने मापतौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। तो ये प्रश्न PDF थोड़ा उलट पुलट हो गया था। तो फिर से प्रश्न पढ़ सकते हैं। 127वां प्रश्न को देख रहे थे। टीपू सुल्तान ने इनके संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने मापतौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। अगला कथन है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। तो यह सभी कथन सही हैं। आंसर डी होगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। कौन कौन से शामिल थे? ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। अगला प्रश्न है
चतुर्थ अंक मैसूर युद्ध के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। वोडेयार वंश की एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बैठाकर मैसूर राज का सहायक संधि लाद दी गई। तो यह सभी प्रश्न यानी सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मैं अंग्रेज़ों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा टीपू सुल्तान ने। अगला प्रश्न है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा टीपू सुल्तान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव 1469 से 1538 ईस्वी मुग़ल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान में है। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव का मूल नाम लहना था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। तो इन कथनों में सभी कथन सही हैं। आंसर डी होगा। सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और ऑब्जेक्टिव में भी हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अर्जुन देव। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग ब्लेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा धोखेबाजी। ये धोखेबाजी नहीं किए थे जबकि सहायक संधि समामेलन और युद्ध की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों के लड़ाकू बनाया। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। अगला है कथन है, मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनवाया गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी सभी कथन सही हैं। किस सिख गुरु ने कहा था सरदाद सिरे नादाद, यानी मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तेग बहादुर। किस सिख गुरु को बकला दा बाबा यानी बकला के बाबा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तेग बहादुर को। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है। तो ये सभी कथन सही हैं। आंसर डी होगा। तो क्या है कथन, उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। माखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वासित किया गया।
उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश यानी सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। तो गुरु गोविंद सिंह की दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक और जफरनामा, इन सभी रचनाएं गुरु गोविंद सिंह के ही हैं। किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ यानी लौहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बंदा बहादुर। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फर्रुखसियर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कपूर सिंह। रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को क्रमानुसार सजाइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा और कश्मीर। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 144 का ये यानी लाहौर। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अमृतसर विजय अभियान। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भंगी मिसल से। अगला प्रश्न है एक तरफ है रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि और दूसरी तरफ है जिससे संधि की गई, सुमेलित करना है। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वारा किया गया था। रोपर की संधि 1831 ईस्वी में विलियम बेंटिंग के साथ और त्रिपक्षीय संधि 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड और शाह सूजा के साथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सतलज। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे ऑप्शन सी होगा यानी बंतुरा, अलाड, कोट एवं गार्डनर और एबी टेबल। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रणजीत सिंह। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी के समय पंजाब राज्य का शासक था दिलीप सिंह। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में हुई थी और भैरववाल की संधि वो भी 1846 में और पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय 1849 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड एलनब्रो। सिंध विजय का क्षेत्र किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सर चार्ल्स नेपियर। बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को क्रमानुसार सजाइए। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना के पेशवा। ऑप्शन ए सही होगा।
अगला प्रश्न है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राज्यों का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कार्ल मार्क्स। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता यानी आविष्कारक था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डुप्ले। अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न है यानी 160वां प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। पिंडारियों का दमन किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट। ठगों का दमन विलियम बेंटिक। मैकाले की शिक्षा नीति का प्रस्ताव विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त। तो इसका चार्ल्स मेटकॉफ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड डलहौजी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड ऑकलैंड। नहीं सॉरी, फिर से गलत हो गया। पहला है समाचार पत्रों पर प्रतिबंध यानी चार्ल्स मेटकॉफ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों के क्रमानुसार सजाइए। तो इसका होगा पहले सतारा, दूसरा संबलपुर और जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सुगौली की संधि। सुगौली की संधि 1824 से 26। सुगौली की संधि 1816 होना चाहिए, बुक में गलत दिया है। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86 यानी ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा केवल
2 सही है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका डी आंसर सही नहीं है, जबकि उसने त्रावणकोर प्रशासन किया, ये सही है। उसने सामंतों का दमन किया, ये भी सही है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, ये भी सही है। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थी? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कपास, रेशम, सोना और अफीम। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 के बीच हुआ था, कौन सी विजय हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा हैदर अली। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सिराजुद्दौला। तो ये पहला चैप्टर समाप्त होता है इसी वीडियो के साथ। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, और साथ में कारण ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा। इस बात से अच्छा नहीं लगा कि क्वेश्चन भारी था, तो आप गलत हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। अगर ये सारे क्वेश्चन आपने क्लियर करके नहीं जाइएगा तो आप फेल हो सकते हैं। एक आप ही नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरे को समझ में आता है, और जिसको समझ में आता है वो आपका सीट ले सकता है। इसलिए आपको भी समझना होगा, किसी भी तरह आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना ही होगी। और ऐसे कैसे नौकरी ले लीजिएगा, इसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो मेहनत करते रहिए, बढ़ते रहिए। हम आप प्रत्येक दिन एक ना एक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, ताकि आपको जल्द से जल्द जॉब हो जाए। और अपने माता पिता की नाम रोशन कीजिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सहारा बनिए। और शादी वादी नहीं हुआ है तो अच्छी तरह से आपको शादी भी होगी और समाज में इज्जत भी मिलेगा। तो एक जॉब बहुत कुछ हो, एक जॉब से बहुत कुछ आपको मिल सकती है। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, और ये मत सोचिए कि ये नहीं आएगा। आप पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते रहिए, और उसी तरह से मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।